हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पुष्कर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले क्लासों में आधुनिक भारतीय चित्रकला के 2 क्लास में मैं पहले से करा चुका हूं, जिनमें मैंने आधुनिक भारतीय चित्रकला का जब जन्म होता है, जब प्रारंभ होता है, तो क्या भारतीय चित्रकला की क्या स्थिति थी, क्या समीकरण थे चित्रकला के क्षेत्र में, क्या स्थितियाँ थीं, वो सब चीज़ें मैंने जानी। अब हम देखेंगे, बंगाल स्कूल से स्टार्ट करेंगे। तो बंगाल स्कूल जो है, ये भारतीय चित्रकला का पुनरुत्थान काल कहा जाता है। यहाँ से भारतीय चित्रकला में पुनरुत्थान होता है, यानी भारतीय चित्रकला का दोबारा से उत्थान, ठीक है, या पुनर्जागरण। दोबारा से उसमें जो है भारतीय चित्रकला की ज्योति प्रज्वलित होना, यानी पुनः जागृत होना, पुनर्जागरण काल है। भारतीय चित्रकला पुनः से जागृत हुई, ठीक। तो दरअसल क्या था कि जो भारतीय चित्रकला परंपरा थी, उसकी जो अंतिम चित्रकला परंपराएं जो थीं, तो वो मुग़ल पहाड़ी शैलियाँ लगभग जो है सेम समय में चलती रहीं। और उसके बाद में पहाड़ी शैली कुछ अधिक समय तक चली। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे भारत का जो प्रशासन है वो अपने हाथों में ले लेती है। उसके बाद में वह शासन जो है यूरोपीय शासन के अधीन चला जाता है, भारत का शासन। तो जो ये यूरोपीय कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये जब शासन सत्ता अपने हाथों में ले रही थी, धीरे धीरे इसका क्या पैटर्न था, तो ये जो है, जैसे भारत में जो शैलियाँ हमारी इससे पहले जो पनपी थी, पहाड़ी, मुग़ल वगैरह, तो ये सब राज दरबारों में के अंतर्गत जो है फूली फली थी। राज दरबारों से इन्हें संरक्षण प्राप्त हुआ करता था। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पे धीरे धीरे से स्टेप बाय स्टेप आधिपत्य होता रहा, तो उसमें जो है राजाओं को सिर्फ बिठा दिया जाता था। कंपनियां सारा राजपाट चलाती थी। कंपनी जो थी वो सारा राजपाट, जैसे आप ये कह सकते हैं कि जैसे टेंडर पे काम इस समय चलता है चीज़ें, वैसे ही जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है शुरुआत में वैसे ही नीति थी, वैसा ही उसका कार्यभार था। और फिर धीरे धीरे वो वर्चस्व में आते गए, तो वो फिर राज दरबारों पे वो प्रेशर होता गया। पहले तो उनको लालच दिया, उसके बाद में उनको मजबूर कर दिया कि वो शासन सत्ता कंपनी को ही सौंपें, या फिर वो शासन सत्ता यूरोपीय प्रशासन के अंतर्गत चली गई। तो कहने का मतलब, जब इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से जब से धीरे धीरे उसका विस्तार होता गया, वैसे भारत में धीरे धीरे जो है राज्य जो थे उनका जो है समापन होता गया। जो राजा महाराजा राजघराने थे भी, वो उतना सामर्थ्यवान नहीं रह गए थे। उनको अपनी आजीविका ही मुश्किल हो गई थी। तो वो चित्रकारों को या और कलाओं के जो है कलाकारों को क्या संरक्षण देते। तो इन समीकरणों में चित्रकार जो थे वो इधर उधर जो है भटकने लगे। जहाँ कहीं छोटे मोटे मंदिर हुए, वहाँ पे जा कर के देवी देवताओं के चित्र बनाने लगे और वो बेच दिया करते थे आगंतुकों को वहाँ पे। तो इस प्रकार से वो जो है भारत में भारतीय चित्रकला परंपरा थी, वो धीरे धीरे उन कलाओं ने जो है पटचित्रण शैलियों का रूप ले लिया, छोटी छोटी कलाओं के रूप में, जिनको हमने जाना है पिछले क्लासों में। और इसी प्रकार से फिर वो कलाकार जो हैं कंपनी के जो अधिकारी होते थे उनके अनुसार चित्रण करने लगे। और विदेशी कलाकार भी आए, यूरोपीय कलाकार भी आए, उन्होंने भी चित्रकारी की। उनसे कुछ प्रेरणा लेकर के भारतीय कलाकार भी जो है उसी प्रकार से चित्रकारी करने लगे। तो वो जो है भारत में एक प्रकार से जो है कह सकते हैं यूरोपीय कला जो है स्थापित होने लगी, जो कंपनी शैली के नाम से जानी जाती है। तो अब इन सब चीज़ों में भारतीय जो कला परंपरा थी उसका अस्तित्व जो है समाप्त हो गया। भाई, जब कंपनी शैली स्थापित हो गई, बाकी छोटी मोटी पर चित्रण शैलियाँ चल रही थी,
जैसे जैसे कंपनी शैली जो है इस्टेब्लिश हो रही थी, वैसे वैसे वो पटचित्रण शैलियाँ भी, उनका भी अंत हो रहा था। हालांकि अब भी चल रही हैं, लेकिन उतने लोकप्रिय नहीं रह रही थी कंपनी शैली के आगे। कंपनी शैली की ही मार जो है ज़्यादा हो रही थी। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या हुआ, अब राजा रविवर्मा भी उसी कंडीशन में आया। तो राजा रविवर्मा पे तो अलग अलग समीक्षकों के अलग अलग विचार हैं। तो कुछ की दृष्टिकोण में देखेंगे तो हम राजा रविवर्मा को भी कंपनी शैली के चित्रकार के अंतर्गत ही रख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है यूरोपीय तकनीक को अपनाया था। हालांकि विषय उन्होंने भारतीय ही रखे थे, लेकिन उनकी तकनीक यूरोपी थी, जो कि कंपनी शैली के भी कलाकारों की थी। कंपनी शैली के जो भारतीय कलाकार थे वो भी तकनीक यूरोपीय कई बार प्रयोग करते थे, कई बार भारतीय भी प्रयोग करते थे और उनके अनुसार चित्रित करते थे। कई बार यूरोपीय तकनीक में चित्रण करते थे, जो कि तैल चित्रण थी, और विषय भारतीय उनके रहते थे। तो कुछ हद तक देखें तो रविवर्मा को भी हम कह सकते हैं कंपनी शैली के कलाकार थे। हालांकि ये अन्य, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कंपनी शैली के कलाकार, और उसमें जितने भी और मैंने कंपनी शैली कलाकार बताए हैं वो विकल्प में दिए हैं, तो राजा रवि वर्मा को कंपनी शैली के कलाकारों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अगर जितने भी, चाहे वो विदेश से आए कलाकार, वो विकल्प में नहीं हैं, अन्य जो कंपनी शैली कलाकार थे वो विकल्प में नहीं हैं, सब वैसे नाम हैं जो सब आधुनिक भारतीय चित्रकला के हैं, आपको प्रतीत हो रहा है, लेकिन राजा रविवर्मा उस विकल्प में है। तो ऐसी स्थिति में राजा रविवर्मा आप कंपनी शैली के चित्रकार उन्हें मान सकते हैं। ठीक, तो अब जो है आगे हम बढ़ते हैं। तो ऐसी स्थिति जब उसका अस्तित्व, भारतीय चित्रकला परंपरा का अस्तित्व समाप्त हो रहा था, उस स्थिति में क्या होता है, E.B. हैवेल, अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल 1884 में मद्रास कला विद्यालय में जो है प्राचार्य नियुक्त होते हैं। ठीक है, कौन? E.B. हैवेल कब? 1884 में मद्रास कला विद्यालय में प्राचार्य नियुक्त होते हैं। और ये क्या करते हैं, भारतीय कला परंपराओं का जो है गहनता से अध्ययन करते हैं। क्या किया? भारतीय कला परंपराओं का गहनता से इन्होंने अध्ययन किया और ये निष्कर्ष निकाला। क्या निकाला? कि भारतीय कला जो है वो आत्मा के अधिक निकट है, यानी आत्मिक है, यानी जो है उसमें भाव है, और यूरोपीय कला जो है वो भौतिकवादी है। इसलिए इनका कहना हुआ कि भारतीयों को अजंता मुगल राजपूत शैलियों के आधार पर चित्रण करना चाहिए। ये निष्कर्ष इन्होंने, E.B. हैवेल ने निकाला। साथ ही साथ इन्होंने कई सारे जो हैं इनके शोध जो हैं, लेख, भारतीय चित्रकला परंपरा का जब इन्होंने गहनता से अध्ययन किया तो उन पे काफ़ी लेख वगैरह इन्होंने प्रकाशित कराया, पुस्तकें प्रकाशित कराई। तो उससे क्या हुआ कि भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व के कलाकारों का जो है ध्यान भारतीय चित्रकला परंपरा की ओर गया। ठीक है, तो अब इससे क्या होता है, ये कहते हैं कि यूरोपीय कला की अपेक्षा भारतीय कला परंपरा जो है वो श्रेष्ठ है। तो कुछ भारतीय कलाकार भी थे, उनकी भी समझ में ये बात आती है, और उनमें भी जो है कहीं ना कहीं स्वदेश प्रेम की भावना जो है जागृत होती है। तो वो जो है भारतीय कला को थोड़ा जो है सीरियस लेने लगे। वैसे उस समय भारतीय कलाकार भी यूरोपीय कला को जो है महान मानते थे, क्योंकि उनको ऐसा दिखाया जाता था कि भारतीय कला बेकार है, यूरोपीय कला जो है वो श्रेष्ठ है, ऐसा दिखाया जाता था। तो वो वैसा ही आधार मान करके कार्य करते थे यूरोपीय तकनीक में। लेकिन जब ये कार्य हुआ कि भारतीय चित्रकला की जो है महत्ता E.B. हैवेल के द्वारा सिद्ध की गई, उस पर बहुत सारे लेख पुस्तकें प्रकाशित हुई, तो भारतीय कलाकार भी जो है उनका ध्यान भारतीय चित्रकला परंपरा की ओर गया। 1896 में कोलकाता कला विद्यालय में E.B. हैवेल प्राचार्य बनते हैं, और वहाँ पर अवनींद्रनाथ पहले शिक्षा प्राप्त कर रहे होते हैं, और 1898 में अवनींद्रनाथ भी वहाँ पर जो है प्राचार्य नियुक्त होते हैं कोलकाता कला विद्यालय में। तो अब E.B. हैवेल को अवनींद्रनाथ का सहयोग मिलता है। E.B. हैवेल अवनींद्रनाथ को मोटिवेट करते हैं
ये प्रेरित करते हैं कि उस समय अवनींद्रनाथ भी जो है यूरोपीय कला से प्रभावित चित्रण कर रहे थे। तो ईवी हैवेल जो है वो इनको जो है परामर्श देते हैं कि आप ऐसा करिए, आपकी जो कला परंपरा है वो श्रेष्ठ है। और उससे पहले उनके लेख भी काफ़ी प्रकाशित हो रहे थे। तो इससे अवनींद्रनाथ जो हैं उनकी बातों से और उनके परामर्श से प्रभावित होते हैं, और अवनींद्रनाथ जो है भारतीय कला परंपराओं का जो है अध्ययन करते हैं, उनके बारे में जानते हैं अच्छे से, जो कि पश्चिमी तो जान नहीं गए थे, पहले से ही जानते थे। ईरानी, चीनी, जापानी, मुग़ल, राजपूत, अजंता शैलियों के बारे में जानते हैं, इनकी चित्रण शैलियों के बारे में जानते हैं, और उनका जो है समन्वय करते हैं। अपनी कला में इनका जो है समन्वय करते हैं और एक नई शैली का विकास करते हैं जिसको बंगाल शैली कहा जाता है। और इसमें परामर्श किसका रहता है? ईबी हैवेल का। ठीक, तो ईबी हैवेल के परामर्श से ये भारतीय कला परंपराओं के बारे में अच्छे से जो है ज्ञान प्राप्त करते हैं, और उसके बाद जो है सभी शैलियों का समन्वय करके अपनी एक भारतीय शैली के रूप में एक नई शैली स्थापित करते हैं, जिसे ये भारतीय चित्रकला की जो है पहचान देते हैं, जिसको बंगाल शैली कहा गया है। अब ये जो शैली थी, इसके जो प्रमुख स्रोत थे वो अजंता, मुग़ल और राजपूत शैली रहती है। बंगाल शैली में के जो प्रमुख स्रोत रहे हैं वो थे अजंता, मुग़ल और राजपूत। इसके अतिरिक्त जो है चीनी, जापानी और यूरोपीय कला प्रभावों को भी जो है इन्होंने बंगाल शैली में समाहित किया, जिसमें क्या क्या चीज़ें जो है थी कहाँ से। तो अजंता से इन्होंने रेखात्मक सौंदर्य लिया, मुग़ल कला से रंग योजना ली, यूरोपीय कला से यथार्थ रेखांकन, चीनी कला से आलेखन, जापानी कला से वास पद्धति, इन तत्वों को ग्रहण करके एक नई शैली स्थापित की जिसे बंगाल शैली नाम दिया, और उसे भारतीय चित्रकला के रूप में पहचान दी। अब भारतीय चित्रकला परंपराएं, मैंने बताया पहले ही कि उनका अस्तित्व लगभग समाप्त हो रहा था, अपने अस्तित्व को छोड़ने की कगार पे भारतीय चित्रकला परंपराएं इन परिस्थितियों में पहुंच चुकी थीं। वहाँ पर अवनींद्रनाथ ने क्या किया, सभी भारतीय कला परंपराओं को जो है समझ करके उनसे कुछ कुछ तत्वों को ग्रहण करके भारतीय चित्र शैली के रूप में एक नई शैली को स्थापित किया। तो आप कहेंगे क्या कि भारतीय चित्रकला परंपरा अपने शिखर पे थी, फिर फॉल हुआ उसका, वो गर्त में गई, और फिर से इन्होंने उसको जो है ऊपर उठाया, उसको फिर से उसका उत्थान करने का इन्होंने प्रयास किया। इसलिए कहा जाएगा भारतीय चित्रकला का पुनरुत्थान काल। पुनर्जागरण भी बता दिया, भारतीय चित्रकला फिर से जागृत हुई, जो कि यूरोपीय कला वर्चस्व में आ गई थी भारत में, तो उसकी जगह पे भारतीय चित्रकला फिर से उसका उत्थान होने लगा। तो पुनर्जागरण भी उसे ही कहेंगे। ठीक है, अब इसमें जो है जो ये बंगाल शैली थी, इसकी रंग योजना जो है कोमल और सामंजस्यपूर्ण थी। इस शैली में जल रंगों का प्रयोग चित्रकारों ने किया। उसके लिए मुख्य तकनीक जो है वास अपनाई। उसके अतिरिक्त वास और टेम्परा दोनों पद्धतियों में कार्य किया गया है जल रंगों के द्वारा। लेकिन जो प्रमुख तकनीक थी बंगाल शैली की वो थी वास। अवनींद्रनाथ की भी प्रमुख शैली वास थी। इनके विषय क्या रहे हैं? तो विषय की दृष्टि बंगाल शैली के चित्रकारों ने ऐतिहासिक विषयों का, पौराणिक विषयों का, साहित्यिक और सामान्य घरेलू जीवन का जो है चित्रण किया है। बंगाल शैली की कुछ कमियां भी रही हैं, जैसे बंगाल शैली के चित्रों में पतली बाहें, लंबी अंगुलियां, अधखुली आंखें, धुंधले रंग, कोरी भावुकता, दुर्बल रेखांकन, आधुनिक जीवन से पलायन, ये जो है कमियां देखने को आपको मिलती हैं। इसके अतिरिक्त जो है कुछ मुख्य जो है जैसे पॉइंट भी रहे हैं भारतीय चित्रकला के आधुनिक चित्रकला से संबंधित। तो ये जो बंगाल शैली है, इसे आप भारतीय चित्रकला का पुनरुत्थान काल कह सकते हैं। पुनरुत्थान काल कहना अधिक उचित है। हालांकि काफ़ी कलाकारों का जो है मानना है कि आधुनिक चित्रकला यहाँ से स्टार्ट होती है, काफ़ी विद्वान ऐसा भी मानते हैं, लेकिन उसी से संबंधित प्रश्न कुछ हैं यहाँ पे, उन पे हम चर्चा करेंगे।
बंगाल शैली की का नारा क्या था? परंपरागत भारतीयता की ओर पुनः चलो। ठीक है, ये भारतीय बंगाल शैली का जो है नारा था या स्लोगन जिसे आप कह सकते हैं। तो कुछ जो है महत्वपूर्ण इसी से संबंधित भारतीय आधुनिक चित्रकला से संबंधित प्रश्न हैं। जो भारतीय चित्रकला इतिहास का पिता, आधुनिक भारतीय चित्रकला इतिहास का पिता, तो चित्रकला इतिहास का पिता राजा रवि वर्मा को कहा जाएगा। आधुनिक भारतीय चित्रकला में नवीन जागृत के पिता, मतलब भारतीय चित्रकला में नवीन जागृत के पिता, भारतीय चित्रकला जिस तरह से जिस राह पे चल रही थी उसमें एक जागृति उत्पन्न करने का कार्य ए.बी. हेवेल ने किया, क्योंकि वो यूरोपीय कला के बहाव में जा रही थी। ए.बी. हेवेल ने कहा नहीं नहीं भैया, ये जो कला है जिसको आप कॉपी करते जा रहे हो आंख बंद करके, वो श्रेष्ठ नहीं है। आपकी जो कला परंपराएं हैं वो श्रेष्ठ हैं, आप उनको फॉलो करिए। ए.बी. हेवेल ने ऐसा कहा। तो इसलिए जो है नई लोगों में जागृति उत्पन्न की भारतीय चित्रकला के प्रति, तो इसलिए जो है नवीन जागृति के पिता ए.बी. हेवेल हो जाएंगे। आधुनिक भारतीय चित्रकला का पितामह, तो आधुनिक भारतीय चित्रकला का पितामह या नींव रखने वाला कलाकार, तो इसमें जो भारतीय चित्रकला पहले से थी, जो राजपूत मुग़ल पहाड़ी शैलियाँ थी, ये भारतीय चित्रकला परंपरा थी। फिर पटचित्रण शैली में चली गई। उसके बाद भारत में यूरोपीय चित्रकला परंपरा समझ लीजिए आ गई, जिसे कंपनी शैली के रूप में जानते हैं। अब उससे जो है फिर उस ट्रैक को अवनिंद्रनाथ ने तोड़ा, और अवनिंद्रनाथ ने भारतीय की कला परंपराओं को जो है उनसे तत्वों को ग्रहण करके फिर से नई शैली स्थापित की। तो इस स्थिति में क्या होगा कि कहा जाएगा कुछ नवीनता ये लेकर के आए अवनिंद्रनाथ, भारतीय चित्रकला में कुछ नवीनता लेकर के आए, क्योंकि इन्होंने वास्तु तकनीक का प्रयोग किया। जो भारत की चित्रकला के रूप में इन्होंने वास्तु तकनीक को जो है उस समय स्थापित किया। हालांकि टेम्परा भी साथ साथ में चलती रही, जबकि वास्तु तकनीक जो है जापान की वास्तु तकनीक थी, उसको इन्होंने भारतीय चित्रकला के रूप में स्थापित किया, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके। तो इस प्रकार से जो भारत की चित्रकला परंपराएं पहले थीं वो प्राचीन परंपराएं हो गई थीं। उसके बाद में उसमें जिस बहाव में जा रही थी उसमें भी उस मार्ग को इन्होंने तोड़ा और कुछ नवीनताएं भारतीय चित्रकला में लेकर के आए। इसलिए आधुनिक भारतीय चित्रकला की नींव रखने वाला, जो नींव रखा उसे ही पिता से एक पीढ़ी पूर्व को पितामह कहा जाता है। तो इसलिए जो है इन्हें पितामह कहा जाएगा, और इन्होंने नींव रखी थी। स्पष्ट रूप से यहाँ से आधुनिक भारतीय चित्रकला वास्तविक रूप से नहीं स्टार्ट होती है, वास्तविक रूप से एक स्टेप आगे। और आधुनिक भारतीय चित्रकला में नवीन जागृति के पिता रविंद्रनाथ, आधुनिक भारतीय चित्रकला का पिता रविंद्रनाथ। अब पिता क्या होता है? पिता तो होता है जो सही से चीज़ें जो है जिस चीज़ को जन्म दे, स्पष्टली तौर पे अगर जन्म देने वाला जो है पिता होता है। तो आधुनिक भारतीय चित्रकला को जो स्पष्ट रूप में जन्म दिया वो रविंद्रनाथ ने दिया। क्यों? क्योंकि जो बंगाल शैली जो थी, जहाँ जिसको अवनिंद्रनाथ ने स्थापित किया था, उसमें भी क्या था, भारत की जो प्राचीन विषय रहे हैं, पौराणिक विषय वगैरह जो पहले भी चित्रित होते थे आपकी मुग़ल शैली में, राजपूत शैली में, पहाड़ी शैली में, उन्हीं विषयों को चित्रित किया गया, उन्हीं तकनीकों को। टेम्परा तकनीक वही तकनीक थी, टेम्परा से ही चित्रण होता था। वास्तु तकनीक हालांकि अवनिंद्रनाथ बाहर से लेके आए और उसके साथ कुछ जो है प्रयोग करके थोड़ा सा उसे परिवर्तित करके अपने प्रयोग किया। ठीक, तो वो चीज़ें जो हैं पिछली ही चीज़ों को लेकर के अवनिंद्रनाथ ने पिछली ही चीज़ों को कहीं ना कहीं स्थापित किया था, लेकिन थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट किया था। आधुनिक क्या है? आधुनिक शब्द किस चीज़ का है? आधुनिक शब्द जो है प्रयोगवादी शब्द है, नए नए प्रयोग का जो है सूचक शब्द है आधुनिक। आधुनिक जो है नई तकनीकों का समावेश आधुनिक है, आधुनिक नए विषयों का समावेश आधुनिक है। ठीक, तो इन सब चीज़ों का
से नई माध्यमों का, नई तकनीकों का, नए विषयों का समावेश जो है भारतीय चित्रकला में वास्तविक रूप में रविंद्रनाथ ने किया। रविंद्रनाथ ने बहुत जो है एकदम किसी पिछली परंपरा के अनुसार चित्रण नहीं किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंटल काम एकदम किया। तो एक्सपेरिमेंटल काम किया इसलिए जो है यहाँ से आधुनिक भारतीय चित्रकला की शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि आधुनिक शब्द जो है क्या है, प्रयोगवादी शब्द है। खोज, जैसे आधुनिक जब भी हम शब्द देखते हैं तो उससे क्या हमें एहसास होता है कि आधुनिक शब्द जो है ये एक ऐसा शब्द है जिसमें हम ये कल्पित करते हैं कि नए प्रयोग होंगे, नई चीज़ें सारी देखने को मिलेंगी, जबकि बंगाल शैली में सारी चीज़ें नई देखने को नहीं मिल रही थी। इसलिए जो है रविंद्रनाथ ने स्याही का प्रयोग किया, पेंसिल का प्रयोग किया, पेस्टल रंगों का प्रयोग किया, क्रेयॉन का प्रयोग किया, चित्रण करने में इन सारी चीज़ों का जो है प्रयोग किया और नए नए विषयों को जो है इन्होंने प्रयोग किया, जो कि बंगाल शैली के कलाकार जो हैं सही रूप में नहीं कर रहे थे। हालांकि बंगाल शैली के कलाकारों से ही ये थोड़ा थोड़ा लेवल पे शुरुआत होने लगी थी, लेकिन वास्तविक रूप में इस एक सही रूप में बंगाल शैली के भी जो है दायरे को रविंद्रनाथ ने तोड़ा और एकदम नई चीज़ें लेकर के आए। इसलिए रविंद्रनाथ को आधुनिक भारतीय चित्रकला का पिता माना जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे ए.बी. हेवल। ए.बी. हेवल जो हैं 1861 से 1934 इनका कार्यकाल रहा। इनका नाम, पूरा नाम था अर्नेस्ट बिनफील्ड हेवल। इनकी पत्नी थी एंजेलिक विल्हेमिना जैकबसेन। इनका जन्म जो है 1861 में वेनसायर इंग्लैंड में हुआ था। ये चित्रकार थे, इसके अतिरिक्त कला समीक्षक, व्यंग्य चित्रकार, लेखक और अध्यापक थे। इनके मुख्य बातों को तो जानेंगे। तो ए.बी. हेवल जो है इनका चित्र संसार भारतीय परंपरागत कला से प्रभावित रहा है। इन्होंने जो चित्र रचे हैं तो वो इनका चित्र संसार भारत की परंपरागत कला से प्रभावित रहा है। इन्होंने व्यंग्य चित्र बनाए हैं, ऊपर बताया है ये व्यंग्य चित्रकार थे। तो अपने व्यंग्य चित्रों के द्वारा इन्होंने समाज की कुरीतियों और अंधविश्वासों पर प्रहार किया है, आघात किया है। 1884 में मद्रास कला विद्यालय में प्राचार्य बने थे और उसी समय जो है इन्होंने संसार भर का ध्यान भारतीय कला की ओर आकर्षित किया था। उससे पहले भारतीय चित्रकला को कोई पहचानता नहीं था, लेकिन उस समय इन्होंने पुस्तकें और लेख इस प्रकार से प्रकाशित कराए कि पूरे विश्व का जो है भारत की चित्रकला परंपरा की ओर ध्यान स्वाभाविक गया। 1896 में कोलकाता आर्ट कॉलेज में प्रिंसिपल बने। यहाँ पे ब्रिटिश प्रधान शिक्षण परिपाटी जो है लागू थी और इसमें जो है इन्होंने भारतीय शिक्षण कला को पाठ्यक्रम में जो है सम्मिलित कराया। कोलकाता आर्ट कॉलेज में भारतीय शिक्षण कला को पाठ्यक्रम में किसने शामिल कराया था? तो ए.बी. हेवल ने कराया था। इन्हीं के सहयोग से एक नवीन कला आंदोलन का सूत्रपात हुआ था, जिसे बंगाल शैली कहा गया। इसीलिए इनको जो है भारतीय कला में नवीन जागृति का पिता कहा जाता है। इन्होंने भारतीय कला परंपराओं का अध्ययन कर उसकी श्रेष्ठता सिद्ध की थी और भारतीयों को उसे आदर्श मान करके चित्रण करने की सलाह दी थी। इनका मानना है कि भारतीय कला जो है धार्मिक है और मुगल कला धर्मनिरपेक्ष है तथा हिंदू शिल्पियों को जो अपनी कला परंपरा है वो बौद्ध धर्म से विरासत के रूप में मिली है, ऐसा इनका कहना था। ठीक है। ए.बी. हेवल की पुस्तकें। अब ए.बी. हेवल की पुस्तकों में जो है पवित्र नगर बनारस या बनारस एक पावन नगरी, ये इनकी पहली ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है। इसके अतिरिक्त है भारतीय मूर्तिकला व चित्रकला, भारतीय कला के आदर्श, भारतीय भवन निर्माण कला, उसका मनोविज्ञान होगा यहाँ पे, भारतीय भवन निर्माण कला, उसका मनोविज्ञान, संरचना व इतिहास, भारत में कलात्मक और औद्योगिक पुनर्जागरण का आधार, प्राचीन भारतीय और मध्यकालीन वास्तुकला,
हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट, भारतीय कला की विचारधारा, भारतीय कला में हिमालय, इंडियन आर्किटेक्चर, द ताज एंड इट डिजाइनर, द बंगाल पट, एसे ऑन इंडियन आर्ट इंडस्ट्री एंड एजुकेशन। इसके अतिरिक्त एक पुस्तक और आ जाएगी, ए हैंड बुक टू आगरा एंड द ताज। ठीक है। अब कलाकार आते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। तो अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म जो है 7 अगस्त 1871 में जन्माष्टमी के दिन पश्चिम बंगाल में जोड़ासाको स्थान पर हुआ था। कोलकाता ज़िले में पड़ता है। मृत्यु 1 सितंबर 1951 में हुई। इनके पिता जो हैं गुणेंद्र नाथ, पुत्र आलोकेंद्र नाथ, बहन सुनैना देवी थी। सुनैना देवी जो थी ये भारत की पहली महिला चित्रकार थी। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। इनकी प्रिय शिष्या थी रानी चंद्रा। इनकी पत्नी सुहासिनी देवी थी। इनकी जो शिक्षा है तो आरंभिक शिक्षा इनकी संस्कृत कॉलेज कोलकाता में 1881 से 89 के मध्य में हुई थी। इसके बाद जो है इन्होंने कोलकाता आर्ट कॉलेज में पेस्टल रंग की शिक्षा सिनोर गिल्हार्डी से ली। कोलकाता आर्ट कॉलेज में शिक्षा ली थी इन्होंने, वहाँ पे पेस्टल रंग की शिक्षा सिनोर गिल्हार्डी से ली। इसके अतिरिक्त यूरोपीय कला की शिक्षा इन्होंने चार्ल्स पामर से ली। वास्तु तकनीक की शिक्षा याकोहामा ताइक्वान और हिसिंदा से ली। याकोहामा ताइक्वान और हिसिंदा जो हैं ये 1901-2 के मध्य में जो है इनके घर पे आए हुए थे। वहीं पर जो है इन्होंने उनसे वास्तु तकनीक की जो है शिक्षा प्राप्त की थी। अब ये शिक्षक कहाँ हुए तो अवनींद्रनाथ जो हैं कोलकाता आर्ट कॉलेज में उप प्राचार्य जो हैं नियुक्त हुई है। 1898 से 1905 तक जो है ये कोलकाता कला विद्यालय में उप प्राचार्य रहे। उसके बाद में कार्यवाहक या अस्थायी प्राचार्य यानी प्रधानाचार्य 1905 से 1919 के बीच में 1905 से 1909 के बीच में रहे। इसके बाद वहीं पर कोलकाता आर्ट कॉलेज में ही फिर से उप प्राचार्य हो गए 1909 से 1915 के मध्य। इसके अतिरिक्त ये जो है रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता में बागेश्वरी प्रोफेसर भी रहे 1921 से 1929 के मध्य। विश्व भारती विश्वविद्यालय कोलकाता में चांसलर भी नियुक्त हुए थे 1942 में। 1907 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की इन्होंने स्थापना की। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की तो अवनींद्रनाथ ने की थी 1907 में। उसमें जो है प्रमुख संस्थापक अवनींद्रनाथ थे। इन्होंने जयपुर और पटना के भित्ति चित्रकारों के साथ कार्य भी किया है। जयपुर और पटना के जो भित्ति चित्रकार रहे हैं उनके साथ में इन्होंने कार्य किया है। उसका श्रेष्ठतम उदाहरण कौन सा चित्र है? कच देवयानी भित्ति चित्र है। कच देवयानी कैसा चित्र है? भित्ति चित्र है। इन्होंने रविंद्रनाथ की चित्रांगदा के लिए 32 चित्र बनाए। इसके अतिरिक्त इन्होंने जो है गीतांजलि के लिए भी चित्रण किया था। आई थिंक 1918 में जो है गीतांजलि के लिए भी चित्रण किया था। और विद्यापति और चंडीदास के गीतों को इन्होंने चित्रित किया। भारतीय पुराकथाओं को चित्रित किया। ठीक है। 1909 से 10 में जो है अजंता के चित्रों की अनुकृतियां जो है बनाई गई। लेडी हरिंगम की अध्यक्षता में जो है एक टीम जो है ब्रिटेन से जो है आई थी भारत में अजंता के चित्रों की अनुकृतियां करने के लिए। उनके साथ में अवनींद्रनाथ ने अपने शिष्य जो हैं असित कुमार हल्दर, नंदलाल बोस, के वेंकटप्पा, समरेंद्रनाथ गुप्ता को भेजा था अजंता की अनुकृतियां बनाने में सहयोग करने के लिए। ये अनुकृतियां जो थीं वो इंडियन सोसाइटी ऑफ लंदन द्वारा 1915 में किस नाम से प्रकाशित की गई थी तो अजंता फ्रेस्कोज के नाम से जो है प्रकाशित की गई। अजंता
फ्रेस्कोज। 1921 से 29 जब ये जो हैं रविंद्र भारती विश्वविद्यालय में बागेश्वरी प्रोफेसर रहे, उस समय इन्होंने जो व्याख्यान दिए कला से संबंधित जो व्याख्यान दिए वो जो है बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली, ये एक पुस्तक कह सकते हैं, बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली नाम से संग्रहित किए गए हैं। तो ये एक इनकी पुस्तक के रूप में भी आप इसे समझ सकते हैं, जिसमें इनके कला पर दिए गए व्याख्यानों को जो है संकलित किया गया है, संग्रहित किया गया है। इनके शिष्यों में 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। 4 प्रमुख स्तंभ शिष्यों में असित कुमार हलदर, नंदलाल बोस, क्षितिज मजूमदार, शैलेंद्र डे। 1905 में इन्होंने बंगाल विभाजन के विरुद्ध और जो है बंकिम चंद्र के वंदे मातरम से जो है प्रभावित होकर के भारत माता शीर्षक से वास पद्धति में चित्र की रचना की। किस पेंटिंग की? भारत माता की। बंकिम चंद्र के वंदे मातरम के जो है आधार पर जो है इन्होंने चित्रित किया वास माध्यम में। 1885 तक इन्होंने यूरोपीय शैली में कार्य किया था अवनिंद्रनाथ ने, 1895 तक। उसके बाद वही 1896 में E.V. हेवल कोलकाता आर्ट कॉलेज में आ गए थे और 1898 में ये स्वयं वहाँ पे अध्यापक नियुक्त हो गए थे। तो उसी समय से फिर इन्होंने जो है धीरे धीरे यूरोपीय तकनीक छोड़ दी और भारतीय शैलियों को अपनाने लगे। 1895 से फिर इन्होंने क्या किया, 1895 से 1920 के मध्य जो इन्होंने चित्रण किया है उसमें जो है मुग़ल शैली के आधार पर चित्रण किया है। फिर इन्हें समझ में आया कोई एक शैली के आधार पर नहीं, एक जो है एक नई शैली ही स्थापित की जाए जिसमें भारत की सभी कला परंपराओं को सम्मिलित किया जाए। तो फिर उस प्रकार से जो है इन्होंने आगे कार्य किया। पहले इन्होंने ये प्रयास मुग़ल शैली में कार्य करके किया था। भारतीय शैली को अपनाने का जो कार्य था इन्होंने सबसे पहले मुग़ल शैली को अपना करके किया था, लेकिन बाद में नई शैली विकसित की। तो E.V. हेवल से मिलने के बाद में मिले तो भारतीय शैली और चित्रों को अपने चित्रण का जो है आधार बनाया। इनकी राधाकृष्ण चित्रों की जो श्रृंखला है इस पर यूरोपीय और भारतीय शैली का इसमें समन्वय देखने को हमें मिलता है। इसके अतिरिक्त इन्होंने जो है भारतीय पौराणिक व संस्कृत साहित्य को अपने चित्रों का विषय जो है बनाया है। भारतीय पौराणिक और संस्कृत साहित्य को अपने विषयों का आधार बनाया है। था ऋतु संहार है, महाभारत है, रामायण है, इनकी घटनाओं को इन्होंने चित्रित किया है। जैसे विषयों को अगर देखें स्पष्टली तो साहित्यिक, पौराणिक, धार्मिक ग्रंथों को इन्होंने चित्रित किया है या साहित्यों को चित्रित किया है। इसके अतिरिक्त दृश्य चित्र बनाए हैं, पशु पक्षियों के चित्र बनाए हैं, दैनिक जीवन के चित्र बनाए हैं और व्यक्ति चित्र बनाए हैं। 1920 से 26 के बीच में इन्होंने पेस्टल रंगों के द्वारा व्यक्ति चित्र बनाए। कब? 1920 से 26 के बीच में, जिनमें महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ, C.F. एंड्रयूज के व्यक्ति चित्र जो है प्रमुख रहे हैं। 1941 में इन्होंने रविंद्रनाथ का महाप्रयाण चित्र जो है बना करके अपनी तुलिका को त्याग दिया था। इसके अतिरिक्त इन्होंने बंगाल की लोक कथाओं, रीत रिवाजों और गीत कथाओं के आधार पर भी बंगाल की लोक कथाओं, रीत रिवाजों, बंगाल में जो लोक कथाएँ प्रचलित थीं, जो रीत रिवाज प्रचलित थे और जो गीत गाए जाते थे, उनके आधार पर भी इन्होंने चित्र बनाए हैं। वृद्धावस्था में अवनिंद्रनाथ ने अनुपयोगी वस्तुएं जिनका उपयोग न किया जा सकता हो, जैसे पेड़ की शाखाएं, पत्तियों, जड़ों, बीजों से इन्होंने जो है मुखौटे और कार्टून कुटुंब शैली के जो है मुखौटे और कार्टून कुटुंब शैली के खिलौने बनाए हैं।
और ये खिलौने इनकी जो है समाज की बुराइयों को उजागर करते हैं, जो कि राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा जो है नई दिल्ली में संग्रहित है। इन्होंने विचित्रा क्लब द्वारा आयोजित नाटकों में अभिनय भी किया है। विचित्रा क्लब द्वारा आयोजित किए जाते थे नाटक वगैरह, उसमें इन्होंने अभिनय भी किया है। रविंद्रनाथ के नाटक जो है डाकघर और फाल्गुनी, इनमें इन्होंने जो है भाग लिया मुख्य रूप से। इनकी जो शैली रही है, चित्रकला की जो शैली कही जाएगी, वो समन्वयवादी शैली इनकी कही जाएगी। इन्होंने अपनी छोटी पुत्री जो है सोवा की मृत्यु से दुखी होकर के शाहजहां अपनी मृत्यु शैया पर यह चित्र की रचना की थी। अपनी पुत्री की मृत्यु से दुखी होकर इन्होंने किस चित्र की अपनी पुत्री की मृत्यु से दुखी होकर इन्होंने किस चित्र की रचना की? तो शाहजहां अपनी मृत्यु शैया पर। ठीक है। इनकी कला पर जो है, इसके अतिरिक्त जो है इनकी कला पर कौन कौन से प्रभाव हैं? तो इनकी कला पर रंगमंच, रोमांटिक काव्यों का, रंगमंच का, बाल कथाओं का, ब्रिटिश कला का, प्राचीन भारतीय कला का, रागमाला चित्रों का, जापानी कला का, चीनी कला का और व्हीलर के सौंदर्य शास्त्र का प्रभाव है इनकी कला पर। ठीक, तो कहा जाए तो भारत की सभी चित्रकला परंपराएं अजंता भी हो जाएगी। प्राचीन भारतीय कलाओं में अजंता, मुगल, राजपूत, पहाड़ी, ये सारी जो है समाहित हो जाएंगी। तो भारत की सभी प्राचीन कलाओं का प्रभाव है। उसके अतिरिक्त रंगमंच का प्रभाव है, रोमांटिक काव्य का प्रभाव है, बाल कथाओं का, ब्रिटिश कला का, रागमाला चित्रों का, जापानी कला का, चीनी कला का और सबसे विशेष बात व्हीलर के सौंदर्य शास्त्र का प्रभाव है। इनके चित्रों में दुर्बल रेखांकन देखने को मिलता है। आकृतियों की अस्पष्टता रहती है, क्योंकि बड़े फीके रंग प्रतीत होते हैं। रंगों का फीकापन रहता है, निश्चयहीन रेखा रहती हैं। नारियों जैसी कोमल आकृतियाँ, रोगियों जैसे कोमल शरीर तथा कोरी भावुकता मुगल कला से प्रभावित थे। लेकिन मुगल कला से तो विशेष रूप से प्रभावित है इन्होंने, मुगल सिद्ध कलाकार जो है स्वयं को इन्होंने कहा है। तो इसके अतिरिक्त ये जो है इनका कहना था कि मुगल कला में भावों का अभाव है। दोषदास गुप्ता की क्या कहना है? दोषदास गुप्ता इनको जो है विलियम ब्लेक के समान आदर्श विचारक कलाकार जो है कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो हैं विनोद विहारी मुखर्जी कहते हैं अवनींद्रनाथ चित्रकला की परंपरा के संस्थापक नहीं बल्कि नई शैली के सृजक थे। जब भी आप सेंटेंस ध्यान रख सकते हैं, क्या कहते हैं? अवनींद्रनाथ चित्रकला की परंपरा के संस्थापक नहीं थे, ये नई शैली के सृजक थे। ठीक, अवनींद्रनाथ ने स्वयं को मुगल सिद्ध कलाकार, नंदलाल को शिव सिद्ध कलाकार और क्षेतेंद्र को चैतन्य सिद्ध कलाकार कहा है। अवनींद्रनाथ के चित्र शुक्लाभिसरे जो है ये भारतीय शैली में बना इनका पहला चित्र है। इसके अतिरिक्त बुद्ध जन्म, माया मृग, अभिसारिका जो चित्र है इनका जल रंग में बना है और इंडियन म्यूजियम कोलकाता में संग्रहित है। कहाँ संग्रहित है? तो इंडियन म्यूजियम कोलकाता। इसके अतिरिक्त विरही यक्ष, गणेश जन्नी, बिल्डिंग ऑफ ताज या एक चित्र आप अलग से भी समझ सकते हैं या इसी को कह सकते हैं, ताजमहल का निर्माण, शाहजहां के अंतिम दिन, भारत माता 1905 में बनी, वास माध्यम में है, यह इनका जो है सर्वश्रेष्ठ चित्र है, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में संग्रहित है। इसके अतिरिक्त देवदासी, कजरी, सूर्य पूजा, नूरजहां, औरंगजेब का बुढ़ापा, शांधदीप, ताज का स्वप्न, तिस्रक्षिता, निर्वासित यक्ष, आकाश में सिद्धगण, जावा की नर्तकी, कमल पत्र पर अस्त्रबिंदु, आलिफ लैला, पानी के बुलबुले बनाता बच्चा, स्वतंत्रता का स्वप्न, कश्मीर की ओर जाते हुए सम्राट, वास और टेम्परा माध्यम में है और एनजीएम है यानी कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट दिल्ली में संग्रहित है। मॉर्निंग जो है पेस्टल में है,
दस्तखत या हस्ताक्षर टेम्परा में है। कहाँ संग्रहित है? एनजीएमए में, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। कैलाश महाकाल की धमकी जल रंग में है, एनजीएमए में संग्रहित है। कैलाश की कल्पना वासन टेम्परा में है, एनजीएमए में संग्रहित है। शेफाली पुष्प वासन टेम्परा में है, एनजीएमए में संग्रहित है। मुसैरी हिल्स में चंद्रमास है। मुसैरी हिल्स में चंद्रमास है। मुसहरी नहीं, मुसैरी हिल्स में चंद्रमास। टेम्पल डांसर, लैंप की दावत, कृष्ण जन्म, उपानंदा जल रंग में है, संथाल बाला टेम्परा में है। एंग्री राधिका, लैला मजनू, चंद्र ज्योत्सना, भोर का पक्षी, वसंत का संदेश, डॉटर ऑफ अर्थ जल रंग में है। प्रभाव लिख गया, प्रभा और संध्या है, प्रभा और संध्या। इसके अतिरिक्त और भी चित्र हैं। भोर का पक्षी तो हो गया है। से तूफानी रात भी इनका चित्र है। और लगभग जो है महत्वपूर्ण चित्र करा दिए हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने जो है कुछ चित्र श्रृंखलाएं भी चित्रित की हैं। एक चित्र इनका जेबुन निसा भी है, वास माध्यम में है, रविंद्र भारती सोसाइटी कोलकाता में संग्रहित है, वो भी काफ़ी खास चित्र है। अमृत जल एक चित्र है जो कि वास टेम्परा में है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में संग्रहित है। इसके अतिरिक्त जो श्रृंखलाएं हैं इनकी, बुद्ध चरित्र श्रृंखला, कृष्ण चरित्र श्रृंखला, ऋतु संहार श्रृंखला, ऋतु संहार श्रृंखला, कवि कंकण कृष्ण मंगलम के चित्रों की श्रृंखला है। उमर ख़याम श्रृंखला वास माध्यम में है। मेघदूत श्रृंखला है, अरेबियन नाइट श्रृंखला है, और गीत गोविंद से संबंधित भी इन्होंने चित्र बनाए हैं। तो ये इनके जो हैं श्रृंखला चित्र हो गए। इसके अतिरिक्त अवनींद्र नाथ ने कई सारी पुस्तकें भी लिखी हुई हैं, जिनमें राज कहानी, शकुंतला, शिल्पायन या भारतीय शिल्प परिचय, अल्पना हो गया, भारतीय शिल्प के सड़ंग, इसको जो है इन्होंने भारत शिल्पेर सड़ंग नाम से बांग्ला भाषा में लिखा था, जिसका हिंदी अनुवाद महादेव शाह ने और अंग्रेजी अनुवाद स्टेला क्रेमरिस ने किया है। इसके अतिरिक्त इनके पुस्तकों में अवन ठाकुर, जोड़ा साकोधारे, बंगलार व्रत होगा, बंगलार व्रत बंगलार व्रत हो गया, भूत पारीर देश, और एक पुस्तक हो जाएगी द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्ट एनाटॉमी, और भी पुस्तकें हैं जैसे कि भारतीय शिल्प व्यवस्था और रंग बैरंग, ये कुछ इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। इसके अतिरिक्त रमन शिव कुमार ने इन पे एक पुस्तक लिखी है, पेंटिंग ऑफ अवनींद्र नाथ, इसी नाम से इनकी ये पुस्तक है, पेंटिंग ऑफ अवनींद्र नाथ। इसमें रमन शिव कुमार ने जो है अवनींद्र नाथ की कला को जो है पुनः परिभाषित किया है। तो ये बंगाल शैली के संस्थापक और बंगाल शैली यानी कि भारतीय चित्रकला का पुनरुत्थान हुआ। अब बंगाल शैली के कलाकार चलेंगे, आगे जो भी कलाकार आएंगे वो बंगाल शैली के कलाकार होंगे, जैसे कि नंदलाल हैं, अशित कुमार हंदल, छितेंद्र नाथ, शैलेंद्र नाथ, डीपी राय चौधरी, के वेंकटप्पा, पुलिन बिहारी दत्त, समरेंद्रनाथ गुप्ता, सुधीर रंजन खास्तगीर, मुकुल चंडे, मनीषी डे, शारदा चरण उकिल, ये सब जो है बंगाल शैली के कलाकार इसके बाद आपको पढ़ने को मिलेंगे। तत्पश्चात जो हैं नई दिशाओं के कलाकार, जो नए परिवर्तन जिन्होंने किए, उनमें रविन्द्रनाथ सबसे अग्रणी कलाकारों में रहेंगे। वहीं से आधुनिक भारतीय चित्रकला का प्रारंभ सही रूप में माना जाता है। तो दोस्तों, जो भी कंटेंट हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं, जो मैटर उपलब्ध करा रहे हैं, ये चित्रकला के से संबंधित एग्ज़ामों के लिए बहुत ही बेहतर जो है कंटेंट है।
आप ये मान के चलिए। और बहुत इसके पीछे मैंने मेहनत की है, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा जो है अध्ययन सामग्री आपको अच्छी लगी तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। साथ ही साथ आप बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो समय से मिलते रहें नोटिफिकेशन, और आप उसका लाभ उठाएं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट उपयोगी लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।